रात के 3 बजे सिटी हॉस्पिटल के कमरा नंबर 202 से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली किसी लड़की की आवाज़ गूंजी। तो डॉक्टर पुनीत, जो कमर सीधी करने के लिए लेटा ही था, एकदम बौखलाकर उठ बैठा। पहले तो उसे लगा ये उसका वहम है, मगर वो लगातार चीखों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके चेहरे पर एकदम घबराहट सवार हो गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसे अनहोनी का एहसास हुआ। वो बिना वक्त गवाए तेजी से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागा था। कॉरिडोर के आखिरी कोने पर तमाम मेडिकल स्टाफ घबराए हुए चेहरे के साथ कमरा नंबर 202 के सामने पहले से ही खड़े थे, जिसे देखकर ही डॉक्टर पुनीत को मामले की गहराई का अंदाजा हो चुका था। वो अपनी ढीली पैंट संभाले हांफता हुआ उनके करीब पहुंचा। क्या हुआ? इस वक्त उसके कमरे में कौन गया था? सर, अंदर तो सीमा गई है। दवाई देने का टाइम हो गया था। हेड इंचार्ज नर्स सीमा बोली। उसके चेहरे पर पसीना था, आवाज़ डर और घबराहट की वजह से कांप रही थी। ये सुनते ही डॉक्टर पुनीत ने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए और गुस्से से सीमा की ओर देखा। तुम जानती हो, वो पागल नील अरोड़ा औरत को देखते ही एक दरिंदा बन जाता है। इतने खतरनाक पेशेंट के कमरे में तुमने फीमेल नर्स को इस वक्त अकेले भेजा ही क्यों? वो गुस्से के मारे सब लोगों पर चीख पड़ा था तो उन सबके चेहरे पर खिंचाव और आंखों में डर उभर आया। सिस्टर रितिका डरे हुए अंदाज में चीखने लगी थी तो डॉक्टर पुनीत के चेहरे पर एक दहशत उतर आई थी। वो खतरे में है, जल्दी करो। मैं हॉस्पिटल का कोई नया घोटाला अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टर पुनीत के दहाड़ने पर पूरा स्टाफ एकदम फिर से हरकत में आया था। दो मेल नर्स पूरी ताकत से दरवाजे को जोर से धकेलने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों की रगें तन गई थीं, सांसें तेज हो गई थीं, मगर दरवाजे ने तो जैसे आज न खुलने की कसम खा रखी थी। लगातार जोर आजमाई से उनकी सांसें फूलने लगी थीं। लेकिन तभी एकदम ही कमरे में रितिका की चीखें एकदम से दम तोड़ गई थीं और सिसकियों की आवाज़ें आने लगी थीं। भगवान, अपनी कृपा बनाए रखना उस लड़की पर। सिस्टर सीमा सीने पर हाथ रखकर बोली। अब अब किस तरह बचाऊं उस लड़की को? वो उसे मार डालेगा। डॉक्टर पुनीत बुरी तरह बेचैन हो रहा था। शोर शराबे की आवाज़ पर इतने में वहाँ पर गार्ड भी आ गए थे। लेकिन अब वहाँ की कंडीशन ये थी कि अंदर कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। उन सबके दिल जैसे धड़कना भूल गए थे। सबका दिल डर से कांपने लगा था। कुछ तो हुआ था। आगे क्या हुआ होगा, ये ख्याल ही उन्हें कांपने पर मजबूर कर गया था। कहीं कहीं नर्स रितिका को उस दरिंदे ने इससे आगे कोई कुछ सोच ही नहीं पाया था। डॉक्टर पुनीत के होठों से दबी दबी सी आवाज़ निकली थी। ये रितिका खामोश क्यों हो गई? तो सीमा भी बदहवास हो गई थी। उसके चेहरे पर भी डर दिखाई देने लगा था। दरवाजे को तोड़ डालो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर पुनीत चीखा। इससे पहले कि दरवाजे पर और जोर लगाया जाता कि तभी दरवाजे की कुंडी धीरे से हिली और फिर धीरे धीरे खुलने लगी। सब एकदम अलर्ट होकर पीछे हटे। उन सब की नज़रें एकदम दरवाजे पर जम गईं। वक्त थम सा गया। दरवाज़ा खुला और अंदर से रितिका बदहवासी बाहर आई। उसका चेहरा आंसुओं और डर की वजह से पीला पड़ा हुआ था। होंठ कांप रहे थे, आंखों में दहशत झलक रही थी। मगर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला मंजर ये था कि उसकी शर्ट का आगे का गिरेबान बुरी तरह फट चुका था। वो दोनों हाथों से अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इस हालात ने सबको कुछ पलों के लिए पत्थर बना दिया था, जैसे किसी ने उनके दिलो दिमाग को अपाहिज कर दिया हो। वहाँ मौजूद मेल स्टाफ रितिका की फटी कमीज से झांकते उसके वजूद को भूखी आंखों से तोलने लगा था। खासकर मेल नर्स अनिल। उसके होंठ अजब अंदाज में खुले हुए थे। ये मंजर देखकर सीमा के चेहरे पर गुस्से की तेजी छा गई। उसने कदम आगे बढ़ाकर मेल नर्स अनिल को जोर से पीछे धक्का दिया। अनिल, शर्म नहीं आती तुम्हें? आंखें नीची कर लो। ये कहकर उसने अनिल पर सख्त निगाह डाली कि उसने घबराकर निगाहें झुका ली और एकदम पीछे हट गया। भगवान की कृपा है, मेरी इज्जत बच गई। रितिका एकदम रोते हुए बोली तो सीमा के दिल का बोझ उतर गया। डॉक्टर पुनीत ने सीमा को तेज शब्दों में कहा, रितिका को फौरन कोई ड्रेस दो और ये भी कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद किसी भी फीमेल नर्स को इस पेशेंट के कमरे में अंदर भेजने की गलती मत करना। उसकी आवाज़ में ऐसा गुस्सा था कि नर्स ने फौरन सर हिला दिया और हाथ के इशारे से बाकी नर्सों को रितिका को सहारा देने को कहा। तो नर्सों ने लपक कर रितिका को संभाल लिया। उसकी हिम्मत जैसे कदम उठाने से इनकार कर रही थी, मगर साथ ही नर्सों ने उसे बाजू से पकड़ा और सहारा दिया। धीरे धीरे उसे वहाँ से ले गईं।
सीमा का चेहरा भी डर से पीला पड़ चुका था। पूरा स्टाफ खामोशी से एक एक करके वहां से जाने लगा। डॉक्टर पुनीत वहीं कुछ पल खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में बेबसी की झलक चमक रही थी। जल्द से जल्द इस पेशेंट का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। डॉक्टर पुनीत ने अपने मन में सोचा और फिर वो थके हुए कदमों के साथ पीछे घूमा तो अपने पीछे खड़ी नैना को देखकर वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। नैना को अपने बॉस डॉक्टर पुनीत का रवैया बिल्कुल भी अच्छा न लगा। उसका तन बदन सुलगने लगा था। उसे वो वक्त याद आया जब उस पर नई नई जवानी थी और वो नौकरी के लिए डॉक्टर पुनीत के अस्पताल में आई थी। डॉक्टर पुनीत ने उसे खड़े खड़े जॉब दे दी और फिर एक लंबे समय तक वो उसके आगे पीछे भी घूमता रहा। डॉक्टर पुनीत की इन गहरी मेहरबानियों ने उसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था और वो इन मेहरबानियों की बदौलत बहुत जल्दी तरक्की करते हुए इंचार्ज भी बन गई थी। मगर फिर जितनी जल्दी वो डॉक्टर पुनीत के दिल पर छाई थी, उतनी ही जल्दी वो उसके दिल से उतर भी गई थी, क्योंकि डॉक्टर पुनीत एक आवारा भंवरा था, नई नई कलियों का रस चुराने वाला। जब उसने नैना की खूबसूरती चख ली तो उसे नैना में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, क्योंकि अब उसकी नज़र हॉस्पिटल में आने वाली एक नई लड़की पर थी जिसका नाम कोमल था। मासूम और कम उम्र सी कोमल, जो अपने हालातों से मजबूर होकर इस मेंटल हॉस्पिटल में नौकरी करने आई थी। उसकी मासूम खूबसूरती और खूबसूरत आंखों में भरी उदासी उसे इस अस्पताल में सबसे अलग बनाती थी और कोमल के आगे डॉक्टर पुनीत ने नैना को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि अब तो वो नैना को रातों को भी अपने कमरे में नहीं बुलाता था और दिन को भी उतना ही नज़रअंदाज करता कि उसकी जान जल जाती थी। वो फिर से अपना खोया हुआ स्थान वापस पाना चाहती थी और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसका दिल चाहा कि धीरे से डॉक्टर पुनीत के दरवाजे पर जाए, हल्की सी दस्तक दे, शायद कि उसके दिल का दरवाज़ा उसके लिए फिर से खुल जाए। मगर जब डॉक्टर पुनीत का उखड़ा व्यवहार उसको याद आया तो उसके कदम रुक गए। उसने कमरा नंबर 202 के आधे खुले दरवाजे को देखा और फिर अपने कमरे में दाखिल हुई तो बड़ी गहरी सोचों में डूबी हुई थी। उसके पूरे वजूद पर एक अजीब सा भारीपन और थकावट छाई हुई थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर जैसे ही जूते के साथ लेटी और तकिए से अपना चेहरा ढाँप लिया था, मगर फिर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। कोमल, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे डॉक्टर पुनीत को छीनकर। वो मन ही मन में खतरनाक प्लान बना चुकी थी। कितना मज़ा आएगा ना जब वो 202 रूम नंबर पागल दरिंदा तुम्हारे इस खूबसूरत नाजुक वजूद को नोचेगा। ये सोचते ही नैना के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। वो दोपहर में उठी तो घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसके होश उड़ गए थे। वो काफ़ी लेट हो गई थी। उसने फटाफट सफ़ेद यूनिफॉर्म पहना और अस्पताल की ओर भागी थी। हेड नर्स सीमा ने नैना को देखते ही नफरत से मुंह फेर लिया, क्योंकि वो डॉक्टर पुनीत की वजह से काफ़ी मुंह फटी थी और इसीलिए वो नैना से बहुत चिढ़ती थी। मगर नैना को कब किसी की परवाह थी। उसने ड्यूटी का चार्ज लिया और फिर उसकी तलाशती निगाहें कोमल को ढूंढने लगी। सब कुछ एक रूटीन में चल रहा था, लेकिन इस सुकून भरे माहौल के बीच नैना के दिल में एक अजब ही बेचैनी छाई हुई थी। उसने ड्यूटी के दौरान स्टाफ रूम में कई बार झांक कर देखा, मगर कोमल उसे कहीं दिखाई न दी। वो झुंझलाहट से वहां से जाने लगी कि तभी उसे सामने से कोमल आती हुई दिखाई दी तो उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। ये कहाँ से इतनी खूबसूरत है कि डॉक्टर पुनीत ने उसे मुझ पर पहल दी है। बस आंखें ही मोटी मोटी हैं और जरा ताज़ा जवानी चढ़ी है। और क्या है इसमें कि इसे मेरे मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मासूम से चेहरे वाली वो सीधी सादी सी लड़की कोमल से खुद को कंपेयर करने लगी थी, जो अपने ख्यालों में गुम उसके पास से गुजर रही थी कि नैना का गुस्सा आसमान को छूने लगा। ए लड़की रुक! कोमल के चलते कदम रुक गए थे। वो पीछे मुड़ी। तमीज नहीं सिखाई किसी ने कि अपनी सीनियर को सामने देखकर उन्हें क्या बोला जाता है। मैं देख रही हूँ बहुत हवाओं में उड़ने लगी हो तुम। जी गुड आफ्टरनून मैम। मैंने देखा नहीं। आई एम सॉरी। वो एकदम घबरा कर बोली तो नैना ने बेहद तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसको देखा। हाँ भाई, अब हम जैसे छोटे मोटे लोग तुम्हें कहाँ नजर आएंगे। तुम्हें तो अब सिर्फ डॉक्टर पुनीत ही नजर आता है। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने दिल ही दिल में नैना की बात का बुरा माना था, मगर मुँह से कुछ न बोली। उसे यहाँ जॉब मिले कुछ ही समय हुआ था और वो यहाँ पर किसी से भी बिगाड़ पैदा नहीं करना चाहती थी।
क्योंकि वो जिस हालत में घर से जॉब के लिए निकली थी, अगर ये जॉब न मिलती तो उसके घर वाले सड़क पर आ जाते और फिर वो अपने बीमार बाप का इलाज भी ना करवा सकती थी। और इसीलिए वो हॉस्पिटल की सियासत से दूर रहती थी और अपने काम से काम रखती। मगर नैना को उससे न जाने किस बात का बैर हो गया था। वैसे भी उसकी जलन की आड़े जो भी लड़की आई थी वो उसके पीछे पड़ जाती थी, और आजकल कोमल उसके निशाने पर थी, जिसे देखकर उसके दिल में नफरत का शोला सा भड़क उठता था। उसे कोमल से चिढ़ इस वजह से भी आने लगी थी कि उसे अभी अस्पताल में आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे अस्पताल में होने लगे थे और ये बात नैना से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने बरसों इस अस्पताल की सेवा की और फिर यहाँ पर एक लंबा समय हुकूमत भी की थी, लेकिन अब नैना को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसकी अहमियत कोई और छीनने आया है, तो उसने कई बार कोमल को यहाँ से निकालने की कोशिश की। लेकिन कोमल की सादगी, लगन और मेहनत के साथ साथ उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। यहाँ तक कि डॉक्टर पुनीत भी उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। और तब नैना के दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। उसने कई बार कोमल को फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ही वो बच निकलती थी। लेकिन अब वो ऐसा बड़ा मंसूबा बनाना चाहती थी जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसकी आज नाइट ड्यूटी थी, इसलिए उसने अपने प्लान पर काम करने का प्रोग्राम बनाया था। रात 8 बजे उसने आखिरी राउंड लिया और अब वो कोमल को ढूंढने लगी। जैसे उसका गुजर स्टाफ रूम से हुआ तो उसे अंदर कोमल और अनिल के बोलने की आवाज़ आई, तो वो गुस्से में भरकर दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। कोमल को इंतहाई गिरी हुई नज़रों से देखने लगी तो कोमल एकदम से उठकर खड़ी हो गई। वो एकदम तेज कदमों के साथ उसके पास आई और कड़कदार आवाज़ में बोली, तुम यहाँ गप्पे लगाने आती हो या फिर काम करने? उसकी इतनी गुस्सैल आवाज़ सुनकर कोमल तो एकदम डर के मारे हड़बड़ा गई थी। वो वैसे भी बहुत ही छोटे से नाजुक से दिल की मालिक थी। जरा सी डांट पर ही उसका बुरा हाल हो जाता था, जबकि नैना तो इस कदर गुस्से में बोली थी कि वो बुरी तरह से कांप गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कह नहीं सकी थी कि तभी अनिल फौरन बोला, क्या हो गया है मिस नैना? ये अभी अभी बाट का चक्कर लगा कर आई है, सांस तो ले लेने दो बेचारी को। तुम चुप रहो, वो अनिल की तरफ देखकर सुलगते शब्दों में बोली और गुस्से के मारे माथे पर बल चढ़ाकर कोमल को कड़ी निगाहों से घूरने लगी। अस्पताल में काम के पैसे मिलते हैं, अय्याशियों के लिए नहीं। उसकी बात पर कोमल की आंखों में आंसू भरने लगे थे। उसने और भी सख्ती से अपने होंठ भींच लिए और अपना सर झुका लिया। वो जवाब दे सकती थी, लेकिन वो जानती थी जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं। वो यहाँ पर दुश्मनी पालने के लिए नहीं आई थी। अनिल ने आंखों ही आंखों में नैना को चुप रहने के लिए कहा, जैसे कह रहा हो कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मगर नैना को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने बेपरवाही से कोमल की तरफ देखा और अचानक करीब पड़ी हुई ट्रे में कुछ दवाइयाँ रखकर उसके हाथ में थमा दी। जाओ फौरन कमरा नंबर 202 में ये ट्रे लेकर। ये सुनकर अनिल ने हैरत से नैना की ओर देखा था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि नैना ने उसे कड़ी निगाहों से घूरा था। अनिल चुप तो हो गया, लेकिन उसका दिल धक से रह गया था। उसने जल्दी से कोमल की तरफ देखा, लेकिन वो ये सब कुछ जानते बूझते अपनी आंखों से कैसे देख सकता था। नैना के घूरने के बावजूद भी वो खुद को रोक नहीं पाया। ये क्या कर रही हो नैना? कमरा नंबर 202, वहाँ तो जाने को डॉक्टर पुनीत ने मना किया था ना? नैना की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। उसने अनिल की बात फौरन काट दी। हर मामले में टांग अड़ाने के कुछ नुकसान भी होते हैं मिस्टर अनिल, वो उसे आंखों ही आंखों में धमकाते हुए बोली। तो अनिल एकदम से चुप हो गया। नौकरी जाने के डर ने उससे बोलने नहीं दिया था, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि वो डॉक्टर पुनीत की चहेती है। अंदर खाने क्या चल रहा था ये बात अनिल को नहीं पता थी। उसे डर था अगर उसने डॉक्टर पुनीत से उसकी झूठी शिकायत कर दी तो उसकी नौकरी जा सकती है, और यही सोचकर वो खामोश हो गया था। लेकिन अंदर से बेचैन भी हुआ था, ये सोचकर कि अगर ये लड़की उस कमरे में चली गई तो आगे क्या होगा। ये सोच कर ही वो खुद भी कांप गया था। हालांकि डॉक्टर नैना को डॉक्टर पुनीत के हुक्मनामे की कोई खबर नहीं थी। जबकि कोमल के दिल में डर उतरने लगा। वो अनिल की तरफ फिर से देखने लगी, तभी एकदम नैना ठंडी और रौबदार आवाज़ में बोली, अब अनिल की तरफ ऐसे क्या देख रही हो? क्या कभी कोई हैंडसम मर्द नहीं देखा? उठाओ इसे और अपनी शक्ल गुम करो मेरे सामने से। उसकी गिरी हुई नीच बात पर कोमल एकदम से सटपटा गई थी और फौरन ट्रे उठाकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही अनिल जल्दी से नैना के पास आया था। नैना
घबराहट उसके चेहरे पर अब भी छाई हुई थी। ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम नहीं जानती कल रितिका के साथ क्या हुआ था? इसके बावजूद तुमने उसे इतने बड़े खतरे में डाल दिया। डॉक्टर पुनीत ने सख्ती से मना किया है कि किसी भी फीमेल नर्स को उस पागल दरिंदे के कमरे में न भेजा जाए। वो बहुत ही खतरनाक पागल है। तुमने बहुत गलत कर दिया नैना। मैं जल्दी से जाकर कोमल को रोकता हूँ। वो ये कहते हुए कमरे से बाहर की ओर बढ़ा था कि उसे पीछे से नैना की आवाज़ आई, कोई ज़रूरत नहीं है, खबरदार जो तुमने अपना मुंह खोला। उसकी बात सुनकर अनिल अपने पैरों पर एकदम रुक सा गया था, लेकिन वो पीछे घूमा, नैना के सामने आकर खड़ा हुआ। ठीक है, मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, लेकिन ये तो सोचो, अगर डॉक्टर पुनीत ने पूछा कि तुम्हें किसने इस रूम में भेजा, तो फिर अपने आप को कैसे बचाओगी? उसकी बात सुनकर नैना एक अजीब सी शैतानी हंसी हंसी थी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। इससे पहले ही मैं इतना बवाल और प्रोपेगेंडा कर चुकी होंगी कि कोमल की बात पर डॉक्टर पुनीत के साथ साथ किसी और को भी विश्वास नहीं होगा। मैं साफ मुंह कर जाऊंगी और कहूंगी कि मेरे मना करने के बावजूद भी ये लड़की वहां गई, और साथ में 2-4 और भी झूठी बातें लगाकर उसकी ज़िंदगी अजाब कर दूंगी। और सबसे बढ़कर इस सब में तुम मेरी गवाही दोगे। क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं भला क्यों झूठी गवाही दूंगा? वो एकदम गुस्से से हल्का हल्का चीख कर बोला, जबकि नैना भी उसी के अंदाज में गुर्राते हुए बोली, तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी। तुम कहोगे कि मैंने जो कहा वो सही है, तो डॉक्टर पुनीत जरूर इस बात पर यकीन कर लेंगे और उन्हें गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ हॉस्पिटल की रेपुटेशन के आगे उससे कुछ और दिखाई नहीं देगा। वो शातिराना अंदाज में मुस्कुराई थी तो अनिल अंदर ही अंदर उसे गालियां देने लगा। बाय गॉड, तुम किसी बला से कम नहीं हो। मैं तो खुद को ही कमीना और गिरा हुआ इंसान समझता था, लेकिन तुम तो उससे भी कहीं ज़्यादा गिरी हुई हो। वो धीरे से बोला तो नैना ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसके गालों पर एक जोरदार चुटकी काटकर वो वहाँ से निकल गई। अनिल ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। ये बात वो बहुत अच्छे से जान गया था कि नैना एक खतरनाक नागिन से कम नहीं है, जिसके जहर से कोई बच नहीं पाया। वो दिल ही दिल में कोमल के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। कमरा नंबर 202 की तरफ कोमल के कदम जैसे जैसे बढ़ रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कानों में नैना की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन साथ ही अनिल की घबराहट भी याद आ रही थी। अनिल की घबराहट देखकर उसे ये तो अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना अनिल के चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई थीं। उसके हाथ में पकड़ी ट्रे लरचने लगी, मगर उसकी मजबूरी उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। बाप का चेहरा, दवाइयों के खर्चे, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। वो जानती थी कि जरा सी गलती से उसे अस्पताल से बाहर निकाल सकती थी वो नैना। कॉरिडोर में सन्नाटे का राज फैला हुआ था। उसकी हील्स की टिक टिक घूमकर उसे अपने ही कानों में सुनाई दे रही थी। वो जब कमरे के दरवाजे के करीब पहुंची तो उसने गहरी सांस ली और कदम रोक कर पल भर के लिए सोचा था। फिर दरवाजे के हैंडल पर कदम रखा तो दरवाज़ा धीरे से खुल गया, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दिल ने कहा वापस चली जाओ, मगर दिमाग ने हुक्म दिया नहीं, ये काम करना जरूरी है, वरना डॉक्टर नैना को तुम जानती हो, वो वैसे ही तुमसे खार खाती है। उसे तुमने मौका दिया तो वो एक पल में ही तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर कर देगी। कोमल ने कांपते हाथों से दरवाजे के हैंडल को धकेला। दिल की धड़कनें उसके गले में अटक सी गई थीं और फिर हिम्मत करके वो कमरे में दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही कोमल की नज़र सीधी बेड पर पड़ी, जहां जंजीरों में जकड़ा नील अरोड़ा लेटा हुआ था। वो सो रहा था, चेहरे पर बड़ी हुई शेव, माथे पर बिखरे बाल और घनी मुड़ी हुई पलकें। चेहरे पर अजीब सा दर्द बिखरा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि वो आम पागलों जैसा भी नहीं लग रहा था। कोमल ने अचानक ही दिल में सोचा, इतना खूबसूरत और जादू भरी पर्सनालिटी का मालिक आखिर किस दुख और दर्द से गुजरा होगा कि पागलपन की हदों को पहुंच गया है। जब उसने देखा कि नील जंजीरों में जकड़ा पड़ा है तो उसके दिल को थोड़ी सी राहत हुई थी कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और इसी सुकून से वो उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। कमरे में दवाइयों की बू रची हुई थी। उसने ट्रे बेड के पास रखी और इंजेक्शन तैयार करने लगी, जबकि उसी पल नील अरोड़ा ने पट से अपनी आंखें खोल दी। कोमल समझी कि नील बेखबर नींद में डूबा हुआ है, इसीलिए वो बेफिक्री से उसके करीब खड़ी थी और पूरे ध्यान से इंजेक्शन तैयार करने लगी, जबकि नील ने हल्की सी गर्दन मोड़कर कमरे में आने वाले उस वजूद को देखा था और अब वो लगातार घूर घूर कर उसे देखे जा रहा था। उसके हर अंदाज, हर हरकत को नोट कर रहा था। कोमल भरा हुआ इंजेक्शन लेकर
बेड के करीब आई थी और नील ने फौरन से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कोमल ने धीरे से उसके बाजू पर हाथ रखा। उसकी मजबूत बाजू की मसल्स को छूते ही एक ठंडी सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई थी। अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को जोर से झटका और जैसे ही सुई उसके बाजू की तरफ लेकर झुकी तो अचानक नील ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया था और कोमल की चीख होठों पर आकर दम तोड़ गई थी। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने आवाज़ निकाले बगैर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर नील की पकड़ लोहे की जंजीर से भी ज़्यादा सख्त थी। तुम पागल हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारना। वो चेहरा हाथों में छुपाकर डर से कांपने लगी। गुलाबी गालों पर आंसू बहने लगे थे। नील धीरे धीरे बेड से उठने लगा। उस पागल को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसने डर से आंखें बंद कर लीं, जबकि पागल के रूप में सामने खड़ा नील अरोड़ा उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। वो उसके सामने खड़ा हो गया, हालांकि उसके पैरों में जंजीरें पड़ी हुई थीं। उसके कदम धीरे धीरे कोमल के करीब बढ़ने लगे। उसकी मजबूत कद काठी के आगे नाजुक सी कोमल एकदम छुप सी गई थी। वो सहमी हुई चिड़िया की तरह उसे देखने लगी, जहाँ वहशत थी और एक अजीब सी शिद्दत भी। उसका बदन हल्का हल्का कांपने लगा था और फिर अचानक ही नील की आंखों में वो वहशत कम होने लगी और उसकी जगह एक नरमी ने ले ली। उसने धीरे और भारी आवाज में कहा, तुम सुबह वाली लड़की से एकदम अलग हो। उसके इतने नॉर्मल बात करने पर कोमल ने हैरान नज़रों से उसकी ओर देखा था। उसे रितिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसे नील की बात समझ नहीं आई थी। बस हैरान नज़रों से उसे देखती रही। तुम मुझसे डर रही हो? हालांकि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सुबह जो लड़की आई थी ना, उसने मेरी उंगली से ये अंगूठी निकालने की कोशिश की थी। उसने अपना दायां हाथ कोमल के सामने किया था, जिसमें हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी। ये अंगूठी मेरे पापा की आखिरी निशानी है, जिसे वो निकालने की कोशिश कर रही थी, और बस फिर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने उसे दूर झटक दिया, तो वो मेरे बंदे होने का फ़ायदा उठाते हुए ज़बरदस्ती मेरी उंगली से अंगूठी निकालने लगी थी, और फिर जब कामयाब नहीं हुई तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। हालांकि सब लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन पागल तो वो लड़की थी। खुद ही अपने कपड़े फाड़ने लगी और फिर रोती हुई कमरे से चली गई थी। खैर, तुम्हें तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है, तुम इतना क्यों डर रही हो? एक बात कहूँ, एक लड़की को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि जंजीरों में बंधे हुए मर्द का सामना करते हुए भी वो कांपने लगे। उसकी बात सुनकर कोमल की आंखें पूरी फैल गई थीं। ये शब्द, ये अंदाज, ये हरगिज भी एक पागल की बातें नहीं थीं। वो हैरत में डूब गई। उसके होंठ कांप उठे। वो अपना हाथ छुड़ाने लगी। तुम वैसे इतनी अजीब सी लड़की क्यों हो? शोर मचाने की बजाय चुपचाप हाथ छुड़ा रही हो। उसकी बात पर कोमल ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो नील के होठों पर एक गहरी सी मुस्कुराहट थी। यहाँ छीन कर हक लेना पड़ता है मैडम जी, रोने से कभी हक नहीं मिलता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। ये कहकर उसने कोमल का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन कोमल की हैरत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसी पल कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं और अंधेरा सा छा गया। कोमल के मुंह से एक डरावनी हल्की सी चीख निकली। वो घबराकर आगे बढ़ी और नील का जंजीरों में बंधा बाजू जकड़ लिया। अंधेरे में नील की नरम और सुकून भरी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी ही देर में लाइट वापस आ जाएगी। खिड़की से छनकर आने वाली चांदनी ने कमरे को हल्की रोशनी में लपेट रखा था। कोमल की सांसें तेज थीं। वो भूल गई थी कि सामने एक खतरनाक पागल मरीज है। उस पल वो बस अपने डर के कैद में थी। नील उसकी नरम लंबी उंगलियों की कपकपाहट अपने बाजुओं पर महसूस कर रहा था। न जाने क्यों घबराई घबराई सी उस लड़की के सामने उसका वहशीपन थम सा गया था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास मोबाइल है ना? लाइट जला लो, वरना थोड़ी देर में बिजली वैसे ही आ जानी है। कोमल ने कांपते होठों से कहा कि मेरी जेब में है। नील धीरे से उसका हाथ अपनी कलाई से दूर हटाया और नरम अंदाज में कहा, इंजेक्शन मुझे दे दो और तुम मोबाइल निकालो। कोमल ने कांपते हाथों से इंजेक्शन उसके हवाले किया और फिर जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च ऑन की। अचानक कमरा रोशनी से भर गया। उसकी निगाहें नील के चेहरे की तरफ गईं तो वो सोचों में उलझ गई। ये पागल नहीं है, ये पागल हो ही नहीं सकता। दिल ही दिल में उसने कई बार ये बात दोहराई थी। उसकी बातें, उसका अंदाज और शब्दों से कहीं से भी पागलपन जाहिर नहीं हो रहा था। कोमल ने धीरे से पलकें झुकाईं और लगातार उलझ उलझ कर सोचती रही, अगर मैं एक आम सी नर्स होकर ये बात समझ सकती हूँ कि ये पागल नहीं है, तो फिर डॉक्टर पुनीत जैसा काबिल डॉक्टर को ये बात नज़र क्यों नहीं आ रही? क्या वो अंधे हैं या फिर
या फिर कहानी कुछ और है। ये ख्याल आते ही उसका दिल और भी ज़्यादा धड़कने लगा था। उसने एक बार फिर से बेध्यानी में अब तक नील का हाथ पकड़ रखा था, तो वो एकदम हिचकिचाते हुए अब पीछे हटी। मगर नील की आंखें अभी भी उस पर जमी हुई थीं। मगर न जाने क्यों अब उसे उस पागल से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन अगले ही पल नील ने उसके हाथ से इंजेक्शन लिया और दूर फेंक दिया। कोमल एकदम से घबरा गई। उसकी आवाज़ उसकी आवाज़ काँप गई। ये आपने क्या किया? क्या हुआ? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मुस्कुराया तो बिना डरे उसकी तरफ देखने लगी। वो 2 कदम आगे बढ़कर उसके करीब आया और सरगोशी में बोला, इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे और तुम्हारे बीच की राज की बात है, समझी? तो उसने किसी ट्रांस की हालत में अपना सर हिला दिया था। फिर एकदम नील ने इंजेक्शन पाँव की ठोकर से बेड के नीचे कर दिया ताकि वो किसी को नजर ना आए। ये देखकर तो कोमल के दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थीं। ये सब कुछ इतना अजीब क्यों था? वो अपने शब्द कहीं खो बैठी थी। अचानक दरवाजे पर खटका हुआ तो वो चौंक गई। मगर नील ने एक ही पल में फौरन बेड पर जाकर लेट गया था और झट से अपनी आंखें बंद कर लीं कि जैसे वो सो रहा हो। कोमल उसकी इस हरकत पर हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। उसी पल दरवाजा खुला। अंदर नैना और अनिल दाखिल हुए थे। नैना ने जैसे ही कोमल को सही सलामत खड़ा देखा तो उसका रंग उड़ गया। वो तो ये सोचकर आई थी कि कमरे में इतनी शांति है, इसका मतलब ये पागल उस पर हमला कर चुका होगा, उसकी इज्जत बर्बाद कर दी होगी अब तक। लेकिन सामने हकीकत बिल्कुल अलग थी। कोमल तो बहुत ही सुकून के साथ नील अरोड़ा के बेड के करीब खड़ी थी, जबकि वो सुकून भरी नींद के साथ सो रहा था। नैना के अंदर ये देखकर आग भड़क उठी थी। उसने गुस्से से पैर पटके और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अनिल ने भी बहुत ही अजीब नज़रों से कोमल को देखा। फिर नील पर निगाह डाली। तुम ठीक हो? ये कहते ही उसने कोमल का हाथ बहुत ही फ्रेंडली पकड़ लिया था। कोमल ने एकदम अपना हाथ छुड़वाया, मगर अनिल ने हद करते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आगे से इस कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत खतरनाक पेशेंट है। ये तो भगवान की कृपा रही और कुछ मेरी प्रार्थनाओं का असर था जो तुम्हारे जाने के बाद से मैं लगातार भगवान से कर रहा था कि तुम बच गई हो। आगे से इस कमरे में बिल्कुल भी मत आना। तुम बस मेरा ख्याल रखो। तुम्हें किसी न किसी तरह नैना के चंगुल से मैं निकाल ही लूँगा। उसने बहुत ही अजीब अर्थपूर्ण अंदाज में कोमल की तरफ देखा तो कोमल को अनिल की बातों से घिन सी महसूस हुई, मगर वो चुप रही। उसने फटाफट टिरे उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। खाने का बड़ा सा हॉल हमेशा की तरह शोर शराबे और इधर उधर सामान से भरा हुआ था। लंबी लंबी मेजों पर कैदियों की तरह लाइन में मरीज बैठे थे। कोई हंस रहा था, कोई बगैर मकसद बड़बड़ा रहा था, तो कोई खाने की प्लेट को बार बार मेज पर मार रहा था और कोई अपने ही हाथों से खेलने में मगन था। ये जगह हर दिन एक अजीब सा मंजर पेश करती थी, जैसे एक मेला सा लगा हो। आज यहाँ ड्यूटी कोमल की थी। वो नर्सों के ग्रुप के साथ खाने की टिरे बांट रही थी। लंच का ये मंजर उसकी तबीयत पर हमेशा बहुत भारी गुजरता था। उसका बस चलता तो वो यहाँ कभी भी ना आती, लेकिन अपनी मजबूरी को सोचती कि ये नौकरी मेरे पापा के इलाज के लिए है। मुझे हर हाल में ये सब बर्दाश्त करना होगा। वो दिल ही दिल में अपने आप को हौसला देती और ये काम करती थी। अभी भी जैसे उसकी निगाह एक मेज पर जाकर रुकी तो उसकी सांसें रुक सी गईं। सामने मेज पर बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि नील अरोड़ा था। काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। उसके बाजू जंजीरों से आज़ाद थे, लेकिन फिर भी 2 पहरेदारों की सख्त निगरानी में वो बेहद बेचैन दिखाई दे रहा था। मगर कुछ देर के बाद कोमल ने महसूस किया कि वो बार बार आंखें उठाकर उसे ही देख रहा था। आंखों में ऐसी चमक और चेहरे पर ऐसा दर्द कि कोमल को समझते देर न लगी वो उससे कुछ कहना चाहता है। और ये सोचते ही कोमल के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने फौरन नजरें झुका लीं, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो हड़बड़ा गई, क्योंकि नील अब भी उसे ही देख रहा था। कोमल के कदम जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ उठने लगे थे। वो दूसरों की नज़र बचाकर ट्रे एक के बाद एक मरीज के सामने रखती चली जा रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी मेज़ तक पहुंच गई जहां नील बैठा था। वो पास पहुंची तो नील ने फौरन अपना चेहरा झुका लिया, जैसे वो जाहिर करना चाहता हो कि वो बस खाने में बिजी है। लेकिन जैसे ही कोमल उसके करीब झुकी, उसने धीरे से सर को हरकत दी और इतनी धीरी आवाज़ में कहा कि कोई दूसरा सुन न सके, तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं पागल नहीं हूँ। ये सुनकर कोमल की सांसें रुक गईं, दिल जैसे धड़कना भूल गया, उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या कह रहा था? उसने नील की गर्दन की नैपकिन को सीधा करने का बहाना किया
ताकि कोई उस पर शक न कर सके, और फिर बेहद धीरे आवाज में बोली, इतने धीरे कि सिर्फ नील ही सुन सके, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। नील ने पहली बार अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखों में बही गहराई, बही शिद्दत छुपी हुई थी जो कोमल को हर बार हिलाकर रख देती थी। उसके होंठ बहुत धीरे से हिले। चाबी। वो बस एक शब्द बोला। कोमल ने जैसे सुना तो उसके कदमों से जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो समझ गई थी कि वो किस चाबी की बात कर रहा है। उसके होंठ एकदम से सूख गए। उसने नैपकिन को थोड़ा सा जोर से खींचा ताकि लगे कि वो बस अपना काम कर रही है। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वाकई ये पागल नहीं है? और अगर नहीं तो फिर यहाँ पर क्यों है? उसे अपने गाल तपते हुए अंगारे लगे। उसने मुश्किल से कहा, मैं नहीं कर सकती। नील ने हल्की सी मुस्कुराहट से उसे देखा, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द घुला हुआ था। तुम कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो। इससे पहले कोमल कुछ और बोलती, अचानक उसकी निगाह सामने गई तो वो चौंक गई। नैना हॉल के दरवाजे पर खड़ी थी और अपनी खास सख्त नज़रों से इधर उधर देख रही थी। और उसके साथ अनिल भी था, जो मरीजों पर नज़र रखे हुए था। कोमल के गले में कांटे से चुभने लगे। भगवान जी, अगर नैना ने मुझे नील के करीब देखा तो क्या होगा? दिल में डर की लहर सी दौड़ गई थी। वो फौरन नील के पास से हट गई, लेकिन दिल बेकाबू था। उसके दिमाग में नील की बातें बार बार घूम रही थीं। चाबी, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं पागल नहीं हूँ। ये सब सोचते हुए वो अपना दिल थाम कर रह गई। और जब से नील से मिली थी उसके दिमाग में अब एक ही शब्द गूंज रहा था कि वो किसी तरह चाबी हासिल करके रहेगी ताकि नील के हाथ पैरों को लगी हुई जंजीरों को खोल सके। नील अरोड़ा की वो निगाह और उसका वो कॉन्फिडेंस से भरा अंदाज उसके अंदर तक उतर चुका था। वो चाहे जितना भी इनकार करती, दिल के खाली कोनों में ये आवाज़ गूंज रही थी कि वो पागल नहीं है। और अगर वो पागल नहीं है तो फिर उसकी मदद करना उसका फ़र्ज था। वो ज़रूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रहा है, और उसकी मदद करना कोमल के ऊपर फ़र्ज है। इंसानियत के नाते ही सही उसे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कहीं अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी उसे बेचैन भी कर रही थी। क्या ये सिर्फ एक इंसानियत का जज्बा था जब उसकी मदद करने के बारे में सोच रही थी, या फिर कुछ और भी था? वो अपने दिल को टटोल टटोल कर देखने लगी। कहीं अंदर दिल के किसी कोने में नील को लेकर एक नरम गोशा उभरने लगा था। शायद दिल का कोई छुपा जज्बा उसे उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन शायद इस वक्त वो इस जज्बे से अनजान थी। वो ये भी जानती थी कि अस्पताल में चाबी हासिल करना आसान काम नहीं था। कमरा नंबर 202 की चाबी हर वक्त एक खास लॉकर में रहती थी, जिसकी निगरानी सीमा करती थी। सीमा बहुत सख्त थी और किसी भी नर्स को बगैर इजाज़त उस लॉकर के करीब नहीं जाने देती थी। कोमल ने कई दिन तक कोशिश की। वो अक्सर लॉकर के पास जाती, लेकिन उसे हासिल करने के लिए उसके दिमाग में कोई बहाना नहीं आ रहा था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं रात की ड्यूटी के बीच लॉकर खोलकर चाबी चुरा लूं। मगर दिल ही दिल में उसे डर भी था। अगर पकड़ी गई तो नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, और ये नौकरी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। घर के खर्चे, बीमार बाप की दवाइयाँ, सब इसी नौकरी से चल रहे थे। कई दिन तक अंदर ही अंदर वो सोचती रही, कुढ़ती रही। कभी सोचती नील से वादा क्यों किया, कभी खुद को तसल्ली देती कि वो बस उसे टाल देगी। लेकिन जब भी नील की आंखों में नाउम्मीदी देखती, उसके कदम खुद ब खुद चाबी की तरफ बढ़ने लगते। कोमल की ये बेचैनी ज़्यादा दिन तक अनिल से छिपी न रह सकी। अनिल, जो पहले ही उस पर नज़र रखता था, एक रात जब कोमल खामोशी से लॉकर के पास रुकी और हसरत भरी नज़रों से उसे देखा, तो अनिल ने पीछे से आकर सरगोशी की, क्या ढूंढ रही हो कोमल जी? कोमल तो एकदम चौंक कर पीछे घूमी थी। उसके हाथ में पकड़ी फाइल कांपने लगी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अनिल ने आंखें सुकेड़कर उसके चेहरे को देखा। उसकी वो गंदी सी मुस्कुराहट होंठों पर उभर आई। ऐसे ही, या फिर किसी खास चाबी पर नजर थी तुम्हारी? कोमल के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ गईं। उसने नजरें झुका लीं। दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। अनिल की तेज निगाहें उसके चेहरे पर जम सी गई थीं। किसी कमरे की चाबी चाहिए मेरी शहजादी को? अभी तुम्हें दे सकता हूँ, माँ कसम, बोलकर तो देखो जरा। अनिल की बात पर कोमल को हौसला हुआ। वो एकदम से बोली, मुझे कमरा नंबर 202 की चाबी चाहिए। तो वो हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखने लगा। अरे, उस खतरनाक पागल के कमरे की चाबी तुम क्यों ले रही हो मेरी जान? दरअसल मेरी गोल्ड की चैन कमरे में गिर गई थी। वो बहुत कीमती है, उसी को ढूंढने के लिए चाबी चाहिए। अनिल का दिल अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा।
उसने सोचा ये मौका तो बहुत अच्छा है। उसके दिमाग में गंदी सोचों की लड़ी सी बन गई थी। अकेली कोमल, कमरा नंबर 202, जंजीरों में जकड़ा नील और मैं। कोई गवाह नहीं होगा, कौन रोकेगा मुझे? वो पागल तो दवाइयों के असर में बेहोश पड़ा होगा और मैं इस नाजुक सी हसीना को अपनी बाहों में भरकर अपना मतलब पूरा करूंगा। और उसके बाद सारा इल्जाम तो उसी पागल नील पर जाएगा। वो अपने होठों पर जबान फेरते हुए करीब आया और धीरे से बोला, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देख लेते हैं तुम्हारी चैन कहाँ गिरी है। ये सुनकर कोमल बुरी तरह डर गई। उसके दिमाग में खुद ब खुद खतरे की घंटी बजने लगी। उसने जल्दी से मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। आप तो जानते हैं ना, उस कमरे में ज़्यादा लोगों का जाना अलाउ नहीं। अगर वो चाबी मुझे मिल जाती तो मैं चुपके से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती और उन्हीं कदमों वापस आ जाती। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अनिल की आंखों में शैतानी चमक आई थी। वो और भी करीब हुआ। अरे मुझे क्या तकलीफ होगी भला, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। कोमल जी, कि मैं आपकी मदद कर सकूं, अकेले कैसे जा सकती हैं आप इतने खतरनाक मरीज के पास? वो एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से सरगोशी करता हुआ बोला, या फिर असल में कुछ और बात है। कोमल के कदम जैसे जमीन में जम से गए थे। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका लीं, आंखों में आंसू भी तैरने लगे थे। पलकों के पीछे अपने आंसुओं को धकेल दिया। अनिल ने उसकी खामोशी को हाँ समझा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। कोमल नाम की तरह ही कोमल हो, आप चलें। वो गुनगुनाते हुए आगे बढ़ा तो कोमल के वजूद पर जैसे बिजली सी गिर गई। वो दिल ही दिल में भगवान जी से प्रार्थना करने लगी थी, भगवान जी इस गंदे आदमी से बचा ले। अनिल के दिमाग में हवस का नंगा नाच शुरू हो चुका था। उसका शैतानी दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अनिल ने कमरे के दरवाजे का लॉक खोला और दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए, मगर कोमल की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ थी। वो अनिल के साथ खुद को कंफर्ट फील नहीं कर पा रही थी। ऊपर से चाबी भी उसके हाथ में नहीं थी। जो काम करने के इरादे से उसने अनिल के सामने झूठ बोला था, वो भी काम होता दिखाई नहीं दे रहा था। उसे तो चाबी अपने हाथ में चाहिए थी, जिससे कि वो चाबी नील को दे देती। लेकिन चाबी तो अब अनिल के हाथ में थी। उसके चेहरे पर अब डर भी झलक रहा था। वो जानती थी अनिल के साथ अकेले यहाँ आना खतरनाक है, मगर फिर नील को सोचते हुए उसे थोड़ा सा सुकून भी था। मगर बदकिस्मती थी कि नील इस वक्त जंजीरों से बंधा हुआ था। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो फिर भला मेरी मदद कौन करेगा? ये सोच जैसे ही कोमल के दिमाग में आई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कोमल को लगातार सोचों में डूबा देखकर अनिल के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेलने लगी। कोमल की बेचैनी और शहद रंग आंखों ने उसके दिल में हवस का रंग और भी गहरा कर दिया था। वो जानता था ये उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। वो कोमल को अजीब नज़रों से घूरने लगा। कोमल ने एक कदम पीछे हटाया। उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, अनिल जी, आपके कई ज़रूरी काम रुके होंगे, आप जाएं यहाँ से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अनिल एकदम उसके करीब आया और मुस्कुराते हुए कहा, कोमल जी, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम किसके कमरे में खड़ी हो? ये कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। ये देखकर कोमल के होश उड़े थे। उसने एक नज़र बेड पर सोए नील को देखा, जो शायद दवाओं के असर में था। अनिल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है, कोई आ गया तो क्या समझेगा? वो एकदम से घबरा गई, जबकि अनिल ने कहा लगाया, तुम भी तो कहीं नहीं जा रही ना? फिर यहीं इसी कमरे में दिल को सुकून दे लेते हैं, मौका भी है, दस्तूर भी। वो हाथ मारते हुए बोला और फिर उसने एक झटके से फाइल कोमल के हाथ से नीचे गिरा दी और बाजू पकड़कर अपने करीब खींच लिया। कोमल तड़प उठी, छोड़ दे मुझे प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। मैं तो आपको अपने भाई की तरह मानती हूँ। उसकी नज़रें कोमल के वजूद पर इस तरह घूम रही थीं कि कोमल को जलाने लगीं, जबकि नील अनिल पर नज़रें जमाए अब जोर जोर से जंजीरें हिलाने लगा था। उसके अंदाज में शदीद बेचैनी भरी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, चेहरे पर दहशत उतर आई थी। उसने पूरी ताकत से जंजीरों को पटकना शुरू कर दिया। जंजीरों की कड़कड़ाहट और नील की तड़पती हुई आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। अनिल हैरत से नील की ओर देखने लगा और फिर हंसने लगा। अबे ओ पागल, तुझे क्या पता औरत की संगत एक मर्द को कितना मज़ा देती है, कितना सुकून पहुंचाती है। पर तू तो पागल है। तू क्या जाने इस नशे के बारे में? ये कहकर वो कोमल की तरफ झपटा तो कोमल रो पड़ी। अनिल, इसे हाथ मत लगाना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। नील की बात सुनकर अनिल ने जोर जोर से कहा लगाया,
लो भाई, मुर्दे में भी जान आ गई। इसका दिमाग तो बिल्कुल सही काम करने लगा, यानी इसे भी बातों की समझ है। वो ये बात कहकर हंसने लगा। उसकी आंखों में शैतानी चमक खुलकर साफ थी। कोमल ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर उसकी कमर दीवार से लग गई। अनिल ने उसके दाएं बाएं बाजू का घेरा बनाया। कमरे के कोने में जंजीरों में जकड़ा हुआ नील ये सब मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका वजूद जंजीरों में तड़पने लगा। वो जुनूनी हालत में जंजीरों को खींचने लगा। अनिल, छोड़ दे इसे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। नील की आवाज़ गरजदार थी, मगर अनिल ने कहकहा लगाते हुए उसे नज़रअंदाज किया। अबे पागल, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? कोमल अनिल के शिकंजे से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत खराब मत करो। मगर अनिल पर शैतान सवार था। कोमल ने अनिल को धकेलने की कोशिश की। अनिल ने एक हाथ से उसका बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका दुपट्टा। कोमल बुरी तरह से चीखी, बचाओ, कोई है, बचाओ। उसके हाथों की मुट्ठी से चमकती वो छोटी सी चाबी जमीन पर गिरी। आवाज़ कमरे में गूंज गई। नील की तेज नज़रों ने फौरन उस चमकदार चाबी को देख लिया था। वो पूरी ताकत से झुककर हाथ आगे बढ़ाकर चाबी अपनी मुट्ठी में पकड़ चुका था। उसके चेहरे पर जुनून के साथ एक जीत भरी मुस्कुराहट भी थी। उसने कांपते हाथों से लॉक में चाबी डाली। पल भर के अंदर क्लिक की आवाज़ आई थी और जंजीर खुल गई। अनिल के हाथ कोमल की कलाई पर सख्ती से दबाव डाले हुए थे कि अचानक नील आज़ाद हुआ और एक जख्मी शेर की तरह एक ही फुर्ती में अनिल के सर पर पहुंच गया। अनिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम कैसे जंजीरों से आज़ाद हो गए? ये नामुमकिन है। जबकि नील की आंखों में दहशत नाच रही थी। उसने झपट कर अनिल का गिरेबान पकड़ा और एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा। अनिल की चीख निकली और वो जमीन पर जाकर गिरा। नील ने लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। शैतान, घटिया इंसान, उसने तुझे भाई समझा और तूने। कोमल एक कोने में सहम कर खड़ी थी। आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ सुकून भी था कि नील ने उसे बचा लिया था। अनिल आधी मुर्दा हालत में जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। नील कोमल की तरफ आया। मुझ पर भरोसा कर सकती हो? तो कोमल ने हाँ में सर हिलाया और नील ने अपना हाथ आगे किया। कोमल ने उसका हाथ थाम लिया। चलो, यहाँ से निकलना होगा अभी, इसी वक्त। उसका हाथ थामते कमरे की ओर बढ़ा था। दरवाजा धीरे से खुला। कॉरिडोर में हल्की रोशनी फैली हुई थी। नील ने पूरे ध्यान से कॉरिडोर के दोनों तरफ देखा। पूरे सुकून के बाद उसने कोमल को बाहर आने का इशारा किया। वो दबे कदमों तेजी से बाहर से निकले थे। दोनों ही उस वक्त डरे हुए थे कि कहीं कोई उन्हें देख न ले, और नील को ये डर था कि अगर वो इस बार पकड़ा गया तो शायद मर कर ही यहाँ से निकल सकेगा। लेकिन खैर, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था और वो अस्पताल के पिछले गेट तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे। कोमल का सांस फूल रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फौरन गेट खोला और बाहर निकल गए। अस्पताल से बाहर आते ही नील के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून फैल गया था, जैसे वो कैद से आज़ाद हुआ हो। अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होकर चलने लगा था। रात का पिछला पहर था। नवंबर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया था, तो उनके दिमाग कुछ ताज़ा हुए थे। नील ने एक लंबी सांस ली। पूरे 1 साल बाद उसे आज़ाद माहौल में सांस लेने का मौका मिला था। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है कोमल। ये आज़ादी मुझे दिलवाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी ज़िंदगी भी चाहूँ तो तुम्हारा ये एहसान उतार नहीं सकता। नील, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर नील बहुत तेज़ी से चल रहा था। और जब उसे एहसास हुआ तो उसने एकदम से कोमल का हाथ पकड़ा और कहा, पहले हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, फिर मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी सुनाऊंगा। अनिल उसे लेकर अपने एक वकील दोस्त के घर पहुंचा। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। ठंड पहले से बढ़ गई थी और वो हल्का हल्का कांपने लगी थी। उसे सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि इस वक्त नील के दोस्त ने दरवाज़ा न खोला तो वो कहाँ पर रात गुजारेंगे। वो उसे अपने घर भी लेकर नहीं जा सकती थी और ना ही इस बीच मझधार में छोड़ सकती थी। एकदम दरवाज़ा खुला तो कोमल ने सुकून का सांस लिया। उसका दोस्त एक मशहूर वकील था। वो उन्हें अंदर ले आया। नील के चेहरे पर अब फिक्रमंदी जो हॉस्पिटल में थी बिल्कुल नहीं थी। संजय ने उन्हें बैठने का इशारा किया। नील ने धीरे से कहा, संजय, मैं तुम्हें सब बताने आया हूँ जो बरसों से मेरे साथ हो रहा है। वो बोलते बोलते थम गया, जैसे शब्दों का बोझ उठाना मुश्किल हो। फिर उसने अपना सर ऊपर किया। मेरे चाचा डॉक्टर पुनीत, जो मेरे पापा की जायदाद के
सबसे बड़े बारिश बनने के लिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। उन्होंने मेरा इलाज करने के बहाने मुझे अपने मेंटल हॉस्पिटल में कैद कर दिया था। वहाँ मुझे पागल करार देकर जंजीरों में जकड़ दिया ताकि मैं बाकी दुनिया के सामने कभी भी उनकी सच्चाई साबित न कर सकूं। कोमल की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने पहली बार नील की जिंदगी का असल दुख सुना था। वकील ने संजीदगी से उसकी ओर देखा। और तुम्हारी बहन? नील के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उसकी आवाज़ बाहर आई। मेरी बहन भी उनके कब्जे में है। न जाने उसके साथ क्या हो रहा होगा। मैंने उससे वादा किया था हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, मगर मैं खुद कैद हो गया। अब मैं उन दरिंदों को अदालत में घसीटना चाहता हूँ ताकि उन्हें अपने किए की सज़ा मिले। संजय ने मेज पर हाथ मारा और कहा, यह केस अभी और इसी वक्त दायर होगा। उसने फ़ोन उठाया और बड़े पुलिस अफसर को कॉल लगाई और सारे सबूत ईमेल कर दिए। कुछ घंटे में अस्पताल पर छापा मारा गया था। डॉक्टर पुनीत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नील की बहन को भी तहखाने से निकाला, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार थी लेकिन जिंदा थी। नील ने उसे गले लगाया तो वो और भी रोने लगी। पुलिस ने अस्पताल को बंद कर दिया, सारे स्टाफ को फ्री कर दिया। ये सब होते होते सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। अपनी बहन को अपने एक आदमी से कहकर उसने घर भिजवा दिया और अब वो कोमल को उसके घर छोड़ने जा रहा था। अभी वो कुछ ही दूर चले थे कि नील की गाड़ी के टायर चरचराए थे। उसकी गाड़ी के सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी थी। नील दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता कि तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी, जिसे सुनकर नील के होंठ भींच गए थे। उसे फ़ोन पर बताया गया कि डॉक्टर पुनीत पुलिस की पकड़ से भाग गया है और अब उसे समझते देर न लगी कि सामने गाड़ी में डॉक्टर पुनीत ही था। नील के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई थी। डॉक्टर पुनीत, शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। उसने अपनी पिस्तौल अपनी जेब में लगाई और गाड़ी से बाहर निकल गया, जबकि कोमल से कहा था कि गाड़ी से बाहर मत निकलना। कोमल डर के मारे कांपने लगी थी। थोड़ी देर बाद उस काली गाड़ी से डॉक्टर पुनीत अपने आदमियों के साथ बाहर निकला था और फिर धीरे धीरे चलता हुआ उसकी गाड़ी के पास आया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम डॉक्टर पुनीत से बच जाओगे? हरगिज भी नहीं। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, लेकिन हो नहीं। मुझे पुलिस को देखकर तुम्हें क्या लगा कि तुम सेफ हो? पुलिस को चकमा देना तो मेरे बाएं हाथ का काम है और फिर इस लड़की के फ़ोन को ट्रेस करते हुए मैं तुम तक पहुंच भी गया हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं। डॉक्टर पुनीत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जबकि नील अरोड़ा ने नफरत से सामने खड़े उस इंसान को देखा जो रिश्ते में उसका चाचा था, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर चुका था। पुनीत का एक आदमी कोमल को भी खींचकर गाड़ी से निकाल चुका था। अब वो नील का बाजू दबोचे डरी सहमी सी खड़ी थी। नील, मुझे डर लग रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, हमें कुछ मत कहें, हमें जाने दें। आपने गलत किया, तभी आपको सज़ा मिली थी। वो इतनी मासूमियत से कह रही थी कि नील का अपना सर पीटने को जी चाहा। शायद उसे मालूम नहीं था कि सामने खड़े दोनों इंसान जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह थे, लेकिन उनके अपने अपने धंधों के कुछ असूल थे। जहां नील अरोड़ा अपने असूलों के खिलाफ नहीं जाता था, वहीं डॉक्टर पुनीत हर वो काम करता जो इंसानियत को शर्मसार करता था। कोमल को नहीं पता था कि नील बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह है और उसके साथ साथ एक गैंगस्टर भी है। डॉक्टर पुनीत के चेहरे पर धीरे धीरे एक सख्ती सी छा रही थी। उसके इरादे नेक नहीं थे और नील को ही समझते देर न लगी कि वो क्या करने के इरादे रखता है। अब मैं तुझे भी मारूंगा और इस लड़की को भी। वैसे तो मैं इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाला था, लेकिन इस लड़की ने मेरे साथ बेवफाई की। तुझे हॉस्पिटल से निकाल कर अब इसकी सज़ा इस लड़की को भी मिलेगी। ये कहकर वो डॉक्टर जैसे ही जेब में हाथ डालता है पिस्टल निकालने के लिए कि तभी नील अरोड़ा अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और तुरंत डॉक्टर के सीने में एक गोली उतार देता है। डॉक्टर पुनीत वहीं ठंडा हो जाता है। ये देखकर कोमल बुरी तरह डर जाती है। उसका पूरा वजूद कांपने लगता है। उसके सामने ही डॉक्टर पुनीत की बेजान बॉडी पड़ी थी, खून से सड़क लाल होती जा रही थी, जबकि नील अरोड़ा के चेहरे पर जैसे कोई अफसोस नहीं था। बड़े आराम से उसने पिस्तौल अपनी जेब में लगाई। पुनीत के मरते ही उसके आदमी अपनी गाड़ी लेकर भाग गए थे। नील ने अपना मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल किया था। सुनो, डॉक्टर पुनीत की बॉडी यहाँ रोड पर पड़ी है, लोकेशन भेज रहा हूँ, इसे उठाकर ले जाओ। आगे क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। फ़ोन जेब में रखता हुआ वो कोमल की तरफ मुड़ा था, जो पीले पड़ते चेहरे के साथ आंखें फाड़े कभी नील को तो कभी सामने बेजान पड़े डॉक्टर पुनीत के वजूद को देख रही थी। उसके दिल में एक ही लम्हे में नील के लिए नफरत का तूफान उठा था।
जो इंसान किसी इंसान की जान ले ले वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता था। ये ख्याल कोमल को नील से नफरत करने पर मजबूर कर गया था। तुम पागल इंसान हो, तुम किसी इंसान की जान कैसे ले सकते हो। मैं तो तुमसे हमदर्दी करने लगी थी, इंसानियत के नाते तुम्हें हॉस्पिटल से बचा कर लाई थी, लेकिन तुम तो सच में पागल हो। वो उसे धक्का देते हुए चिल्लाई और फिर वहां से रोते हुए भाग जाती है। कोमल के जाने के बाद नील बेबसी और झंझलाहट से अपने बालों में अपनी उंगलियां फंसाता है, फिर एक जोरदार ठोकर गाड़ी के टायर को मारता है, लेकिन खुद को ही चोट लगने पर वो दर्द से बिलबिला कर रह जाता है। वो गुस्से में भूल गया था कि कोमल उसके साथ थी, वरना वो कभी भी कोमल के सामने गोली न चलाता, लेकिन वो भी मजबूर हो गया था। अगर वो गोली न चलाता तो डॉक्टर पुनीत उन दोनों को अपनी गोली का निशाना बना लेता। दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। न जाने कब वो लड़की उसके दिल में पूरे हक से विराजमान हो गई थी, उसे पता ही नहीं चला। वो खुद ही खुद मुस्कुरा उठा और फिर धीरे से बड़बड़ाया, कोमल, तुम मुझसे यूं बचकर नहीं जा सकती, क्योंकि जो चीज़ नील अरोड़ा को पसंद आ जाए वो उसे हर कीमत पर हासिल करके रहता है, और तुम नील अरोड़ा को पसंद आ गई हो। अगले दिन वो कोमल के घर पहुंच जाता है अपना रिश्ता लेकर। पहले तो कोमल डर जाती है, लेकिन फिर उसका डटकर सामना करती है। मैं तुम जैसे कातिल से कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे मर जाऊंगी। नील अरोड़ा को लगता है कि अब कोमल उससे शादी के लिए राजी नहीं होगी, तो वो उसे ब्लैकमेल करता है। तुम्हें मरने नहीं दूंगा जान, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे बीमार बाप को कौन बचाएगा। लेकिन अगर शादी के लिए हाँ करती हो तो वादा करता हूँ, तुम्हारे पापा को अभी इसी वक्त एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा। ये सुनकर कोमल डर जाती है। तुम इस हद तक गिर जाओगे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगर पता होता तो कभी भी तुम्हारा साथ न देती उस अस्पताल से निकलने में, उसने गुस्से और नफरत में चीख कर कहा था, जबकि नील बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गया था। वो मजबूरन शादी के लिए हाँ कर देती है और अपने वादे के अनुसार वो उसके पापा का एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा देता है। उसके बाद ही वो कोमल को विदा कराकर अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसकी बहन ने कोमल का बहुत अच्छे से पूरे दिल से स्वागत किया था। लेकिन शादी की पहली रात जब नील अरोड़ा कमरे में दाखिल होता है तो वो बेधक कर बेड से नीचे खड़ी होती है, जबकि उसका ये गुस्सैल रूप देखकर नील उसके करीब आता है। तुम उस कोमल से बिल्कुल अलग हो जिससे मेरी पहली मुलाकात हॉस्पिटल के रूम में हुई थी। वो उसे सर से लेकर पैर तक बड़ी गहरी नज़रों से देखता है। हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना नील अरोड़ा, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो गुस्से से चीखी थी। हाथ नहीं लगाऊंगा, बल्कि पूरा का पूरा तुम्हें अपने अंदर तक संभालूंगा, खुमार भरे अंदाज में कहते हुए अपनी घड़ी उतार कर टेबल पर रखने लगा। उसका इतना ही सुकून देखकर कोमल की जान जलकर राख हुई थी। मैं तुम्हारे साथ ही रिश्ता रखना नहीं चाहती, कोमल ने एक बार फिर कोशिश की थी। लेकिन मैं तो चाहता हूँ ना, उसने उतने ही सुकून से जवाब दिया। देखो नील, अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो एक आंख दबाता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जबकि वो पीछे हटते हुए पीछे बेड पर जाकर गिरी थी। एक ही झटके से नील ने उसे खींचकर अपने करीब किया था। वो अब खुद भी बेड के किनारे से टेक लगा बैठा था। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ मुझे, आज सुहागरात है आज हमारी, और वो तो मैं ज़रूर मनाऊंगा। उसके ना करते हुए भी वो उसके ब्लाउज को उससे अलग कर गया था। ब्लैक स्ट्रप में कैद उसकी दूधिया धड़कनों को देखता वो अपने होठों का कोना कुचल कर रह गया था। दूर हटो मुझसे, कोमल ने उसे झटके से दूर किया था। इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद भला मैं तुमसे दूर हो सकता हूँ। वो उसे पैरों से पकड़कर नीचे की ओर खींच गया था और उसका सर तकिए पर गिरा था। उसके ऊपर आता हुआ उसके नरम होठों को अपने होठों की कैद में ले गया और बुरी तरह से उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा, जबकि एक हाथ से उसकी नरम सी धड़कनों को दबोच चुका था। उसकी हरकत पर कोमल की आंखें बड़ी हुई थीं, पूरे बदन में जैसे एक बिजली सी चमक उठी थी। नील का ये स्पर्श उसके रग रग में अंगारे से भर गया था। धड़कनों से होता हुआ उसका हाथ उसके बेली बटन पर गया था, जबकि होठों को उसने अभी तक नहीं छोड़ा था। और जब बेली बटन से होता हुआ उसका हाथ उसके लहंगे की जिप पर रुका तो कोमल के दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। अगले ही पल नील की उंगलियां उसकी नरम गहराइयों में पहुंची तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद की थीं। वो अब उसके होठों से अलग हो चुका था। कि क्या कर रहे हो तुम? उसका हाथ दूर हटाते हुए वो बोली थी। प्यार कर रहा हूँ यार। शादी की पहली रात मेरे ख्याल से सुहागरात ऐसे ही मनाते हैं।
तुम्हें कोई और तरीका आता हो तो वो बता दो। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला था। ये बेशर्मी है। शर्म के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बेशर्मी नहीं जान, मेरे प्यार करने का तरीका है। वो अब उसे हाथ से पकड़कर अपने सीने पर गिरा गया था। उसके चौड़े सीने पर सर रखे वो गहरी सांसें ले रही थी। वो जो इरादा करके आई थी नील को अपने करीब नहीं आने देगी। नील की बेबाक हरकतों ने अब उसे बुरी तरह मदहोश कर दिया था। सुनो, मैं ऊपर आ जाऊं या तुम ऊपर आओगी? उसकी बात को समझते हुए कोमल शर्म के मारे लाल पड़ी थी। तुम इतने बेशर्म हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो शर्म से सिसकते हुए बोली। मैं इससे भी ज़्यादा बेशर्म हूँ। दिखाऊं बेशर्मी? उसे तकिए पर लिटाता हुआ अपनी जीभ से उसकी नाजुकी को गीला करने लगा और वो मचल उठी थी। ये वो नाजुक पल था कि वो खुद को संभाल ही नहीं सकती थी। बस कर दो नील, अब और नहीं सह सकती, वो सिसकी भरते हुए बोली थी, जबकि नील मुस्कुराते हुए अब उसकी नाजुकी में एक झटके से उतरा था। एक मदहोश आह कोमल के होठों से निकली थी। वो पूरी रात उसे अपनी शिद्दत से बेहाल करता रहा और अब थक कर वो उसके सीने पर सर रखे उसके सीने के बालों से खेल रही थी। तुम एक कातिल हो ना, तो तुम्हारा क्या भरोसा एक दिन मुझे भी मार दो, उसने रूठे से अंदाज में कहा था, जबकि नील ने उसे अपने सीने में कस लिया था। नरम सी धड़कनों को अपने सीने पर महसूस करते एक बार फिर से उसका मन बहकने लगा था। लेकिन उसे पता था अब कोमल उसे और ज़्यादा सह नहीं सकती, इसलिए अपनी ख्वाहिश को दिल में दबा गया था। तुम्हें कोई आँच आए इससे पहले मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा कोमल। और जिस बात को लेकर तुम इतना पैनिक हो रही हो ना, तो वो करना ज़रूरी था मेरी जान। अगर मैं डॉक्टर पुनीत को ख़त्म न करता तो वो हम दोनों को ख़त्म कर देता। और तुम्हें पता है उसके ख़त्म होने से कितनी सारी बुराइयां ख़त्म हुई हैं। उस अस्पताल में वो गलत काम करता था, लड़कियों की स्मगलिंग करता था। उसके मरने से उसके सारे काले धंधे बंद हो गए हैं। मैं गैंगस्टर जरूर हूँ, लेकिन गैंगस्टर के भेष में छुपा मैं कानून का एक ख़ास बंदा हूँ। वो धीरे धीरे सारी हकीकत उस पर खोल रहा था और वो आंखें खोले उसे देख रही थी। चेहरे पर इतनी हैरानी और मासूमियत थी कि नील बेखुद हुआ था। उसके होठों पर झुक गया और फिर अलग होता मुस्कुराते हुए बोला, अब इस तरह मासूमियत से देखोगी तो मैं फिर से बहक जाऊंगा। जबकि उसकी बात सुनकर वो जल्दी से उसके सीने में सर छुपा गई। नहीं प्लीज़, अब नहीं, अब और नहीं सह सकती। जबकि नील ने हंसते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। कोमल के दिल में अब सुकून उतर चुका था। वो जो सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि अब तो उसे अपनी किस्मत पर गर्व महसूस हो रहा था। उसे नील जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला था। सुबह सवेरे वो सबसे पहले अपने पापा से मिलने गई थी। उन्हें अच्छा इलाज मिलने लगा था और डॉक्टर भी उम्मीद दिला रहे थे कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नैना को जब मालूम हुआ कि डॉक्टर पुनीत अब इस दुनिया से चला गया है तो उस पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो एकदम पागल सी हो गई। वो औरत जिसने अपनी इज्जत, अपना वक्त, अपनी ख्वाहिशें एक मर्द के कदमों में डाल दी थीं, इस वजह से कि एक दिन वो डॉक्टर पुनीत की बीवी बनकर राज करेगी। आज उसके ख्वाब सारे खाक में मिल गए थे। न डॉक्टर पुनीत रहा, न उसकी दौलत। अब वो बेबस होकर जगह जगह नौकरी के लिए धक्के खा रही थी। एक दिन वो उस बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची। कमरे में दाखिल हुई तो उसकी नज़रें सामने जम सी गईं। वहाँ मेज की दूसरी तरफ कोमल बैठी थी। नैना के कदम डगमगा गए, जबान गुंग रह गई। कांपती आवाज़ में कहा, तुम तो कोमल हो ना? तुम यहाँ कैसे? तो कोमल ने धीरे से जवाब दिया, ये कंपनी मेरे पति नील अरोड़ा की है। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और हार की मिली जुली हालत थी। वो कोमल की आंखों में आंखें न डाल सकी। दिल ही दिल में सोचा, ये वही लड़की है जिसे मैं हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, जिसके लिए मैंने साजिश रची, और आज वही लड़की मेरे सामने बॉस बनकर खड़ी है। उसे पता था अब उसकी यहाँ नौकरी नहीं लगने वाली, इसलिए वो बिना इंटरव्यू ही वापस पलटने लगी। जब उसे कोमल की आवाज़ सुनाई दी, सुनो, कल से तुम जॉब पर आ सकती हो। नैना हैरत के मारे पीछे घूमी थी। ये क्या कह रही हो कोमल? इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ, क्योंकि अगर तुम उस रात मुझे नील के कमरे में न भेजती तो शायद मुझे कभी भी नील जैसा पति न मिल पाता। तुमने मेरे नुकसान के लिए मुझे उस कमरे में भेजा था, लेकिन नील से मिलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है और अपनी खुशियों के सदके मैं तुम्हें इस जॉब पर रख रही हूँ। नैना खुश हो गई थी। उसने कोमल से माफ़ी भी मांगी और कोमल ने उसे माफ़ कर भी दिया था। उसके जाने के बाद कोमल ने अपना सर कुर्सी की बैक से टिका दिया, आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर गुजरी कि नील अंदर दाखिल हुआ।
उसे सोचों में डूबा देखकर उसके करीब आकर बैठ गया। उसके हाथ थाम कर अपने होठों से लगाए तो कोमल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। कोमल के होंठ हिले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे यूं तुम्हारे करीब ले आएगी। नील मुस्कुराया। तुम मेरी जिंदगी में आई हो तभी मुझे इस कैद से आज़ादी मिली है। तुम न होती तो शायद मैं आज भी अंधेरों में जंजीरों के साथ जी रहा होता। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से नील का हाथ थाम लिया। कोमल, रोया मत करो। जो गुजर गया सो गुजर गया। उसे भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैं आगे तुम्हें रोता हुआ न देखूं। यार, मुझे क्यों तकलीफ देती हो? तो उसकी बात सुनकर कोमल मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देखकर नील के दिल में ठंडक सी उतर गई। बाहर रात की चांदनी फैल रही थी और अंदर दो दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये नॉवल? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ऐसे ही और रोमांटिक नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नॉवल के साथ।